नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं प्रकृति की सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक कहानी में कि आखिर जीवन जीवन को कैसे बनाता है, एक ऐसे ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है। तो सवाल ये है कि प्रकृति नए जीवन के लिए ये ब्लूप्रिंट आखिर लिखती कैसे है। इस पूरी चर्चा में हम दो अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। एक रास्ता हमें पौधों की हरी भरी दुनिया में ले जाएगा और दूसरा हम इंसानों की जटिल दुनिया में। तो चलिए देखते हैं कि जीवन की ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। शुरुआत होगी पौधों से, जहां हम देखेंगे कि वो कैसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। फिर हम इंसानी जीवन के जटिल चक्र को समझेंगे और आखिर में हम प्रकृति के कुछ सबसे अनोखे और कमाल के तरीकों पर नजर डालेंगे जिनसे जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है। ठीक है, तो अपने सफर पर निकलने से पहले क्यों ना प्रजनन के कुछ उन बुनियादी नियमों को समझ लें जो पौधों और इंसानों दोनों की कहानियों का बेस हैं। तो हमारी पहली यात्रा हमें ले जा रही है पौधों की आकर्षक दुनिया में। हम सबने फूलों को खिलते हुए देखा है, पर क्या कभी सोचा है कि वे असल में अपनी अगली पीढ़ी कैसे बनाते हैं? चलिए आज पता लगाते हैं। इसे ना एक बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री की तरह समझिए। नर प्रजनन की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है, लघु बीजाणुधानी से। इसी जगह पर वो छोटे छोटे कण यानी पराकण बनते हैं जो अगली पीढ़ी के लिए पूरा का पूरा जेनेटिक कोड लेकर चलते हैं। और पता है, इस फैक्ट्री के अंदर जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। एक अकेली मदर सेल एक खास तरह के सेल डिवीजन से गुजरती है जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये प्रोसेस इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि यही जेनेटिक विविधता लाता है जिससे हर परागकण अनोखा बनता है और आखिर में एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो आगे चलकर परागकण बन जाते हैं। अच्छा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट यानी परागकण दिखता कैसा है? आप इसे एक नन्हे से स्पेसशिप की तरह सोच सकते हैं। इसकी एक बहुत सख्त बाहरी परत होती है जिसे एक्सिन कहते हैं, जो इसे हर खतरे से बचाती है। और इसके अंदर होती हैं 2 बहुत जरूरी कोशिकाएं जो नर जेनेटिक जानकारी को सुरक्षित उसकी मंजिल तक ले जाती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, मादा पक्ष पर। गुरु बीजाणुधानी, जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं, ये असल में आने वाले बीज के लिए एक पालने जैसा है। ये वो सुरक्षित जगह है जहां फर्टिलाइजेशन के बाद नए पौधे को पोषण मिलेगा और वो बड़ा होगा। तो सवाल ये है कि ये नर और मादा हिस्से मिलते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है परागण यानी पॉलिनेशन की। हवा, पानी या फिर मधुमक्खियों जैसे मददगारों की मदद से पराग अपने सफर पर निकलता है। ये सफर या तो उसी फूल के अंदर हो सकता है या फिर मीलों दूर किसी दूसरे फूल तक, जिससे जेनेटिक मिक्सिंग होती है और विविधता बढ़ती है। और जैसे ही परागकण अपनी मंजिल तक पहुंचता है, पौधों की दुनिया में एक बहुत ही खास और अनोखी घटना होती है जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। देखिए, परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। उनमें से पहला वाला अंड कोशिका के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है और यही जाइगोट भविष्य का नन्हा पौधा है। ये तो हुई पहली बात। अब आता है दूसरा नर युग्मक। वो ध्रुवीय नाभिक के साथ जुड़कर बनाता है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो ये असल में उस बढ़ते हुए नन्हे पौधे के लिए एक पोषण से भरा पैक है। तो आप इस भ्रूणपोष को ना उस नन्हे से भ्रूण के लिए एक पैक्ड लंच बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये पक्का करता है कि नए पौधे के पास अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने और बढ़ने के लिए भरपूर एनर्जी और पोषण हो। अब ये जो पौधों के भ्रूण है ना, ये मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक बीजपत्री, जिनमें एक ही बीजपत्र या सीड लीफ होता है, और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री, जिनमें 2 होते हैं। यही बीजपत्र पौधे के उगने पर उसे एनर्जी देते हैं और उसके पहले पत्तों के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो पौधों की दुनिया तो हमने समझ ली। अब बारी है हमारे दूसरे सफर की, ये देखने की कि यही प्रक्रिया हम इंसानों में कैसे काम करती है। कहानी यहां भी नर और मादा कोशिकाओं के मिलने से ही शुरू होती है, लेकिन इसका तरीका और अंदाज दोनों ही बहुत अलग हैं। पौधों की ही तरह इंसानों में भी नर और मादा युग्मक यानी गैमीट्स बनते हैं। पुरुषों में शुक्राणुजनन नाम की प्रक्रिया वृषण में शुक्राणु बनाती है और वहीं महिलाओं में अंडाणुजनन नाम की प्रक्रिया अंडाशय में अंडाणु बनाती है। और दोनों ही अगली पीढ़ी के लिए आधी आधी जेनेटिक जानकारी लेकर चलते हैं। महिलाओं में ये प्रक्रिया एक खास रिदम को फॉलो करती है जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं।
ये लगभग 28 दिनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज प्रोसेस है। इसमें हार्मोन्स हर महीने शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। और इसका सबसे जरूरी पॉइंट होता है ओव्यूलेशन, यानी जब अंडा रिलीज होता है। अच्छा, तो हमने नॉर्मल प्रोसेस तो देख लिया, पर अब चलिए कुछ मजेदार देखते हैं। प्रकृति के कुछ सबसे कमाल के अपवाद। ये प्रजनन की दुनिया के वो रूल ब्रेकर्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि जीवन कितना क्रिएटिव और जुगाड़ू हो सकता है। क्या कभी सोचा है कि बिना किसी पार्टनर के भी बीज बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर कुछ पौधे बिल्कुल यही करते हैं। इस प्रक्रिया को असंगजनन कहते हैं, जहां पौधे बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही बीज बना लेते हैं। ये है तो लैंगिक प्रजनन की नकल, पर इसका नतीजा होता है एक जेनेटिकली सेम कॉपी। प्रकृति का एक और कमाल का हैक है अनिषेक फलन। हम सब ने कभी ना कभी बिना बीज वाले केले या अंगूर तो खाए ही होंगे। वो असल में इसी प्रक्रिया का नतीजा है, जहां फल बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही तैयार हो जाता है। और आखिर में एक और बहुत दिलचस्प चीज, बहुभ्रूणता। कभी देखा है कि नींबू के एक ही बीज से कई पौधे निकल आते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही बीज के अंदर कई भ्रूण विकसित हो सकते हैं, यानी एक बीज में अनेक जीवन। तो पौधों के डबल फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रकृति के इन कमाल के जुगाड़ तक, ये सब हमें क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि जीवन कितना अविश्वसनीय रूप से लचीला है, कितना अडैप्टिव है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि वाकई जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है ना। नमस्कार, आज हम फूलों की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा खूबसूरत सा फूल अपने जैसे नए जीवन को जन्म देता है। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे फूल के किरदारों से, फिर देखेंगे पूरी प्रक्रिया, और आखिर में जानेंगे प्रकृति के कुछ ऐसे नियम जो हमें हैरान कर देंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले उस जगह को समझना जरूरी है जहां ये सब कुछ होता है, और वो जगह है फूल। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता, बल्कि ये तो प्रजनन के लिए बनाया गया एक कमाल का सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी आगे कैसे बढ़ती है, और मिलते हैं उन दो सबसे जरूरी किरदारों से जिनके बिना ये कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। फूल का जो नर हिस्सा होता है ना, उसके अंदर होती है लघु बीजाणु धानी। अब ये क्या है? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये परागकणों के लिए एक नर्सरी है, एक सेफ हाउस जहां वो बड़े होते हैं, तैयार होते हैं। और जैसे नर हिस्से में नर्सरी है, वैसे ही मादा हिस्से में होता है गुरु बीजाणु धानी, या जिसे हम आम भाषा में बीजांड भी कहते हैं। ये समझिए कि ये भविष्य की अंड कोशिका के लिए एक सुरक्षित, प्रोटेक्टेड घर है जहां उसे सारा पोषण मिलता है। हाँ, तो यहां देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक ही समय पर दो अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक तरफ नर युग्मक बन रहा है, दूसरी तरफ मादा युग्मक। मतलब दोनों ही पक्ष उस बड़े इवेंट के लिए एक साथ तैयारी कर रहे हैं। और इन तैयारियों के बाद हमारी कहानी का हीरो यानी कि परागकण अब अपने सबसे बड़े और सबसे जरूरी मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, परागण। यहीं से तो असली सफर शुरू होता है। अब ये जो परागकण का ट्रांसफर है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है, और पौधे इसके लिए अकेले काम नहीं करते। वो हवा की मदद लेते हैं, पानी की मदद लेते हैं, और तो और छोटे छोटे कीड़ों और जानवरों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं इस काम के लिए। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो फूलों वाले पौधों के जीवन की सबसे कमाल की और अनोखी घटना है। एक ऐसी चीज जो इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक फर्टिलाइजेशन काफी क्यों नहीं है? क्यों इतनी मेहनत? ये सवाल हमें पौधों की दुनिया की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, उनकी सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी। और जवाब है ये डबल फर्टिलाइजेशन। ये पौधे की कमाल की 2 स्टेप स्ट्रैटेजी है। पहला फ्यूजन, उससे बनता है एम्ब्रियो यानी अगली पीढ़ी, और दूसरा फ्यूजन, उससे बनता है उस एम्ब्रियो के लिए खाना। कितना शानदार इंतजाम है। तो ठीक है, ये अनोखा दोहरा मिलन तो हो गया, पर इसके बाद होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? चलिए देखते हैं। वो जो दूसरा वाला फ्यूजन था ना, उसका नतीजा है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। ये कुछ और नहीं बल्कि बढ़ते हुए भ्रूण के लिए एक तरह का न्यूट्रिशन से भरा हुआ लंच बॉक्स है, ताकि जब वो बढ़ना शुरू करे तो उसे खाने की कोई कमी ना हो।
तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक फर्टिलाइजेशन से तो जिंदगी बनती है और दूसरे फर्टिलाइजेशन से उस जिंदगी को चलाने के लिए सारा इंतजाम होता है, सारा खाना पानी मिलता है। मतलब नए बीज के पास सिर्फ जेनेटिक ब्लूप्रिंट ही नहीं, बल्कि उसे शुरू करने के लिए पूरी एनर्जी सप्लाई भी होती है। और जब हमें लगता है कि चलो अब तो हम पौधों के सारे नियम समझ गए हैं, तभी प्रकृति कुछ ऐसा करती है जो हमें फिर से हैरान कर देती है। वो अपने ही बनाए नियमों को तोड़ती है। जैसे कि ये देखिए, असंग जनन या एपोमिक्सिस। इसमें पौधे बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना नर मादा के मिले ही बीज बना लेते हैं। कमाल है ना? मतलब ये पौधे असल में खुद को क्लोन कर रहे हैं। फिर एक और चीज है, बहुभ्रूणता। सोचिए, एक बीज बोया और उसमें से एक नहीं बल्कि कई सारे पौधे निकल आए। ये भी होता है प्रकृति का एक और सरप्राइज। और आखिर में ये तो हम सबने देखा है, बिना बीज वाले फल। ये होता है अनिषेक फलन की वजह से। इसमें फल तो बन जाता है, लेकिन वो पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती ही नहीं। इसीलिए हमें सीडलेस फल मिलते हैं। तो जब हम पौधों की इन हजारों लाखों साल पुरानी रणनीतियों को देखते हैं, उनके सर्वाइवल के तरीकों को देखते हैं, तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या आज के दौर में खाद्य सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हम प्रकृति से कुछ सीख सकते हैं? तो कभी सोचा है कि हम सब, मतलब हर एक इंसान बनता कैसे है? ये कहानी शुरू होती है एक नन्ही सी कोशिका से और जाती है उस पूरे जेनेटिक कोड तक जो तय करता है कि हम क्या हैं। चलिए इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है, फिर इसका असर हमारी पूरी दुनिया पर, हमारी आबादी पर कैसे पड़ता है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में हम उस छिपे हुए कोड को डिकोड करेंगे जो हम सबके अंदर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक लम्हे से जो हर जिंदगी की नींव रखता है। ये एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक घटना है जो आंखों से तो दिखती नहीं, पर यकीन मानिए सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी की कहानी का आगाज बस एक छोटे से पल में होता है। वो पल जब एक स्पर्म और एक एग आपस में मिल जाते हैं और बस बन जाती है पहली कोशिका, जिसे जाइगोट कहते हैं। ये सिर्फ एक सेल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। यहीं से शुरू होता है अरबों खरबों सेल्स बनने का वो सफर। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? इसके लिए दो बहुत ही एडवांस्ड लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई मशीनरी काम करती हैं। एक तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका काम है स्पर्म बनाना और उसे पहुंचाना, तो दूसरी तरफ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो सिर्फ एग ही नहीं बनाता बल्कि उस नए जीवन को 9 महीने तक पालने पोसने का वो अविश्वसनीय काम भी करता है। और जैसे ही वो पहली कोशिका बढ़ने लगती है ना, एक और कमाल की चीज बनती है, अपरा यानी प्लेसेंटा। आप इसे उस बच्चे के लिए एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम समझ सकते हैं। यही वो ब्रिज है जो माँ से बच्चे तक खाना, ऑक्सीजन, मतलब हर जरूरी चीज पहुंचाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि एक जिंदगी कैसे बनती है, पर जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। जब यही प्रोसेस करोड़ों अरबों बार होता है, तो इसका हमारी पूरी इंसानी आबादी पर क्या असर पड़ता है? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। हजारों साल तक हमारी आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन पिछली कुछ सदियों में तो जैसे एक धमाका हुआ हो। आबादी रॉकेट की तरह ऊपर चली गई और इस जबरदस्त ग्रोथ ने हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज पर, हर चीज पर इतना दबाव डाला है कि अब सवाल ये है कि इसे संभाला कैसे जाए। और ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि बढ़ते आबादी का सीधा असर हमारे पानी, हमारे खाने, हमारे पर्यावरण, हर चीज पर पड़ता है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, इसका एक बड़ा समाधान है फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन। और इसके लिए आज कई तरह के तरीके मौजूद हैं। कुछ टेम्पररी हैं, जैसे कॉन्डम या बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो लोगों को ये फैसला करने की आज़ादी देते हैं कि उन्हें परिवार कब बढ़ाना है। और फिर कुछ परमानेंट ऑप्शन भी हैं, जैसे कि नसबंदी। तो अब तक हमने बात की कि जिंदगी बनती कैसे है और इसका बड़े पैमाने पर क्या असर होता है। पर अब वक्त है और भी ज्यादा गहराई में उतरने का। अब हम उस अदृश्य इंस्ट्रक्शन मैनुअल को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, यानी हमारा जेनेटिक कोड। तो ये जेनेटिक कोड है क्या? इसे एक भाषा समझिए, एक बहुत ही खास भाषा। हमारे डीएनए में लिखे हुए अक्षरों को ये कोड शब्दों में बदलता है और इन शब्दों को हम कहते हैं प्रोटीन। और यही प्रोटीन असल में हमारे शरीर को चलाने वाली मशीनें हैं। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, खाना कैसे पचेगा, सब कुछ यही तय करते हैं।
और पता है, इस भाषा की सबसे कमाल की, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि ये यूनिवर्सल है। मतलब जो कोड एक छोटे से बैक्टीरिया के अंदर काम कर रहा है, ठीक वही कोड हमारे आप के अंदर या एक विशाल पेड़ के अंदर भी काम कर रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस धरती पर मौजूद हर जिंदगी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि ये कोड असल में काम कैसे करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे एक फैक्ट्री की तरह समझे, बड़ा आसान हो जाएगा। डीएनए जो है वो है मास्टर ब्लूप्रिंट जो ऑफिस में सुरक्षित रखा है। एमआरएनए उसकी एक कॉपी बनाता है और उसे फैक्ट्री के फ्लोर तक यानी राइबोसोम तक ले आता है। और फिर राइबोसोम उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ पढ़कर असली चीज यानी प्रोटीन बनाता जाता है। हाँ, तो जेनेटिक्स में हमेशा ऐसा नहीं होता कि या तो ये होगा या वो होगा। कभी कभी बीच का रास्ता भी निकलता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। सोचिए, एक लाल फूल और एक सफेद फूल का क्रॉस करवाया तो बच्चे कैसे हुए? गुलाबी। ये प्रकृति का अपना तरीका है रंगों को मिक्स करने का, और ये सब कुछ एक तय मैथमेटिकल रेशियो में होता है, 1:2:1। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक जीन, बस एक जीन कई अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे कोई मास्टर स्विच हो जिसे दबाते ही घर की कई लाइटें एक साथ जल जाएं। इसे कहते हैं बहुप्रभाविता। वहीं दूसरी तरफ कुछ गुण जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस सीधे हमारे सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके जीन्स एक्स या वाई क्रोमोसोम पर ही मौजूद होते हैं। और कुदरत में तो जेनेटिक्स के ऐसे ऐसे कमाल के उदाहरण हैं। मधुमक्खियों को ही ले लीजिए। अगर उनका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब स्पर्म से मिल जाता है, तो वो एक फीमेल मधुमक्खी बनती है। लेकिन अगर कोई अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो वो बिना पिता के ही एक मेल मधुमक्खी यानी ड्रोन में डेवलप हो जाता है ना कमाल? ये तो जेनेटिक्स का एक बिल्कुल ही अलग लेवल का खेल है। चलिए, अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। अब सवाल ये है कि क्या होता है जब इस परफेक्ट दिखने वाले कोड में कोई गड़बड़ हो जाए, और इससे भी बड़ा सवाल कि हम इंसानों ने इस कोड को पढ़ने और समझने के लिए क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए को पैक करते वक्त, मतलब क्रोमोसोम्स बनाते वक्त, कुछ बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। जैसे कि पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम या तो एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर एक कम हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं होती, और इसके असर से डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम जैसी कंडीशंस बनती हैं जो इंसान के पूरे डेवलपमेंट पर असर डालती हैं। लेकिन इसी कोड को पढ़ने की हमारी काबिलियत ने हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे बेहद ताकतवर टूल भी दिए हैं। देखिए, हम सबका डीएनए 99.9% एक जैसा होता है, पर वो जो छोटा सा 0.1% का फर्क है ना, वही हम सबको एक दूसरे से अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। और बस इसी फर्क का इस्तेमाल करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किसी की भी पहचान की जा सकती है। और फिर आता है साइंस की दुनिया का शायद सबसे बड़ा मील का पत्थर, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये मिशन उतना ही बड़ा था जितना चांद पर इंसान को भेजना। लक्ष्य, हमारी पूरी जेनेटिक किताब के हर एक शब्द, हर एक अक्षर को पढ़ना। सालों की मेहनत और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के सहयोग के बाद हमने ये कर दिखाया। इतिहास में पहली बार हमारे पास खुद का पूरा ब्लूप्रिंट था। तो आज की बात हम इसे एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। हमारे पास अब अपनी जेनेटिक किताब है, हम उसे पढ़ सकते हैं। इस ज्ञान का हमारी सेहत, हमारे समाज और इंसान होने के मतलब इन सब पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर आने वाले वक्त में लिखेंगे। सोचने के लिए शुक्रिया।